नमस्कार दोस्तों। नई शिक्षा नीति क्या लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट कम कर पाएगी? अगर कर भी लेगी तो क्या लड़कियों के लिए नया नामांकन के लिए आकर्षित कर पाएगी? क्या 2 करोड़ बच्चों को स्कूल ले आ पाएगी सरकार अपने ऐलान पर? इस वीडियो में बात करूंगा इन्हीं सब मसलों पर। केंद्र सरकार पिछले 5 तारीख बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी, जिसमें स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए। इसमें शिक्षा पर सरकारी खर्च को 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। लेकिन क्या इसमें उन लड़कियों की बात है जो 14 साल की उम्र तक आते आते स्कूल छोड़ देती हैं? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक लड़कियों को स्कूल छोड़ने के पीछे सरकारी स्कूलों की खराब हालत और भारी फीस बड़ी वजह समझी जाती है। साल 2018 में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा जो रहे थे, सभा में ये जानकारी दी थी कि प्रत्येक वर्ष 16.88% लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। सरकार के सामने अब चुनौतियां क्या है? सरकार को इस नीति में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। इस दिशा में स्कूलों को राष्ट्रव्यापी नेटवर्क बनाना होगा जो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर से पढ़ने वाली लड़कियां, लड़कों और ट्रांसजेंडरों की उम्र के लिहाज से मुफीद हो। इन स्कूलों को लड़के, लड़कियां और ट्रांसजेंडर के अलग अलग पर्याप्त शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। स्कूल तक पहुंचने के रास्ते सुरक्षित होनी चाहिए ताकि घर वाले निश्चिंत होकर अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सके। इसमें गैर सरकारी संस्थाएं की मदद लेनी होगी ताकि बच्चियों को घर वालों को समझा बुझाकर ऐसा माहौल सुनिश्चित करना होगा जो लड़कियों के लिए लिहाज से सुरक्षित हो। सरकार को लाखों नए अध्यापकों का चयन करना होगा, उन्हें नई नीति के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा, वर्तमान शिक्षकों की नई नीति के अनुसार तैयार करना होगा। एक मजबूत कार्य योजना का गठन करना होगा जिससे तुरंत तो नहीं पर साल 2030 तक इस नीति में सुधार होने की संभावना बनती है। थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों शिक्षा का अधिकार और अभी का स्थिति पर। संसद को शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन करके इस नीति का उसका हिस्सा बनाना होगा जिससे अपने अधिकारों का उल्लंघन होने पर वे अदालत के शरण में जा सके। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए सरकार को भारी आर्थिक निवेश करना होगा और वर्तमान शिक्षा बजट में जो इजाफा करने की ज़रूरत होगी, हालांकि यह सब होता नहीं दिख रहा है। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2014 से 15 में सरकार ने तो साल 2019 तक आते आते ये बजट 37,000 हो गए हैं। बीच के 2 सालों में सरकार ने स्कूली शिक्षा पर सिर्फ 34,000 करोड़ रुपए खर्च किया। सरकार ने साल 2030 तक इन लक्ष्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की है। ये वही समय सीमा है जो कि सस्टेनेबल गोल में दी गई है। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने कहा है कि 2 करोड़ बच्चों को स्कूल वापस लाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या दोस्तों बच्चों को स्कूल लाने के लिए आपको स्कूल और अध्यापक चाहिए ही चाहिए। फिलहाल स्थिति अभी क्या है ये आप भी अवगत हैं। यूडाइस की रिपोर्ट के मुताबिक देश के सिर्फ 52% स्कूलों में एक साथ हाथ धोने, पीने का पानी और इस्तेमाल किए जाने लायक टॉयलेट की व्यवस्था है। अध्यापकों की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर 9 लाख पद खाली पड़े हैं। सेकेंडरी स्तर पर कहीं कहीं स्कूल 20 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होते हैं और स्कूल छोड़ने की ये एक बड़ी वजह है क्योंकि बच्चों को घर के पास स्कूल नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप ये कमेंट करिएगा कि क्या सरकार को घर घर स्कूल खोल देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वैसे ये ड्रॉप आउट रेट लगभग 40% का है जिनमें से ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। अब अगर सरकार को इतनी बड़ी चुनौती को पूरा करना है तो सरकार को युद्ध स्तर पर काम करना होगा। जहां तक आर्थिक निवेश की बात है तो कोठारी कमीशन ने 1966 में शिक्षा पर जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करने की बात कही थी। तब से आज की स्थिति में भारी बदलाव हो चुका है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसे में 6% काफ़ी कम है। शिक्षा नीति में आरटीआई कानून का जिक्र व्यवहारिक के पटल पर लड़कियों को शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें वे अधिकार देने होंगे जिनके दम पर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोर्ट जा सके। शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन होने से संभव हो सकता है। कस्तूरी रंगन समिति में असल ड्राफ्ट जिसका जिक्र था, लेकिन नई नीति में शिक्षा के अधिकार का कानून का जिक्र नहीं है। अब बात करते हैं बच्चियों की स्कूल वापसी का और आरटीआई कनेक्शन।
इस पॉलिसी के तहत लिंग समावेशन निधि के गठन की बात स्वागत योग्य है। इस निधि का गठन किया जाना एक अच्छी बात है, लेकिन तब तक जब लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने और वहां का माहौल उनके मुफीद नहीं बनाया जाता तो इस तरह की निधियों का गठन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्कूल तो पड़ोस में होने चाहिए। आजकल माता पिताओं में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर चिंता काफ़ी बढ़ गई है। माता पिता अपने बच्चियों को बहुत दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं। काफ़ी लोग स्कूल आने जाने में होने वाले खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, वे बच्चियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ऐसे में सरकार को RTI के तहत बनने वाले स्कूल प्रबंधन समिति को प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक बढ़ाना होगा, लेकिन इन सब बातों का इस नीति में कोई जिक्र नहीं है। जमीन पर क्या करेगी ये नीति, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। बीते 10 सालों में शिक्षक के अधिकार कानून की वजह से लाखों बच्चियां स्कूल जाने में सक्षम हो सकी हैं, क्योंकि इस कानून के तहत एक बच्चे को शिक्षा ना मिलना एक नीतिगत चूक नहीं बल्कि उनके अधिकार का उल्लंघन है और वे इस मसले में कोर्ट जा सकते हैं। देश की अदालतें इस अधिकार का इस्तेमाल करने वाले कई बच्चों की मदद भी कर चुके हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इस नीति का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए नीति शब्दों की जादूगरी से अधिक कुछ भी नहीं है। अगर बात करें RTI कानून को संशोधित करने की बात की गई होती तो बेहतर होता। जब तक 18 साल की उम्र तक शिक्षा पाना बच्चों का अधिकार नहीं बन जाता है, तब तक शहर हो या गांव, स्थिति वही बनी रहेगी जो इस समय है। किसी को कुछ देने से ज़्यादा सार्थक उसे वह पाने का अधिकार देना होता है। सरकार इस नीति में बच्चियों को शिक्षा देने की बात तो करती दिख रही है, लेकिन अधिकार देने से बचती नज़र आ रही है। ये सब बस अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन बिना पैसे, बिना संसाधन, बिना इच्छा के शिक्षा क्या किसी भी क्षेत्र में क्रांति मुश्किल से आती है। फिर मिलूंगा एक नई तलाश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।